Assalamu alaikum. We are going to discuss momentum, law of conservation of momentum and other topics in this lecture. तो स्टार्ट करते हैं मोमेंटम से। मोमेंटम क्या है? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये क्वांटिटीज हम पढ़ चुके हैं। ये मोशन को डिफाइन करने में मदद करती है, लेकिन एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका कंजर्वेशन करना का जो लॉ है वो हमें ज्यादा हेल्प करता है हमारे डिफरेंट लाइफ प्रोसेस में, क्योंकि वो कंजर्वेशन का जो लॉ है उसमें ज्यादा हमें डिफिकल्टीज नहीं होती, ज्यादा कंडीशंस रिक्वायर हमें नहीं होती उसको अप्लाई करने में। तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम को डिफाइन करते हैं। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आइडिया ऑफ न्यूटन। न्यूटन ने जो आइडिया दिया था, तो उसने कहा कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी का मतलब क्या है? मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट का मतलब क्या है? हम ये कह सकते हैं मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन। मोमेंटम जो वर्ड है ये डिफाइन करता है मोशन को। मोशन के बारे में क्या डिफाइन करता है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन कितनी है। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, कोई भी अगर मैटर है, कोई भी अगर बॉडी है, तो हम कैसे कह सकते हैं उस बॉडी का मोमेंटम क्या है, या अगर मैं कहूं उसका मोमेंटम ये है तो वो किस चीज को डिफाइन कर रहा है। तो उसका मतलब ये होगा कि अगर मैं कहूं कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बाद कुछ मासेस हैं, यानी उनके मास जो है वो सेम है और वो डिफरेंट स्पीड या वेलोसिटी के साथ मूव करें। अगर दोनों सेम मासेस वाले हैं और जिसकी स्पीड ज्यादा होगी या वेलोसिटी और जिसकी वेलोसिटी कम होगी, तो उनकी हमें वैल्यूज में डिफरेंट मिलेगी। फॉर सपोज अगर आप कंसीडर कर लें दो कार, एक कार करोड़ा है, दूसरी करोड़ा हो, दोनों की जो स्पीड है वेलोसिटी है वो डिफरेंट हो, तो जो ज्यादा स्पीड वाली या वेलोसिटी वाली गाड़ी है उसको रोकना मुश्किल होगा और जो ज्यादा कम स्पीड या वेलोसिटी वाली गाड़ी है उसको रोकना आसान होगा। इसका मतलब है जिसको रोकने के लिए जितनी ज्यादा फोर्स चाहिए होगी उसमें उतना ज्यादा मोमेंटम यानी क्वांटिटी ऑफ मोशन उसमें ज्यादा होगी। इसे अगर इसका मतलब मोमेंटम डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पर। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, जिसकी वेलोसिटी कम उसका मोमेंटम कम। इसके अलावा अगर हम देखें, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर सपोज एक कार है दूसरी ट्रक है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, फॉर सपोज 60 और 80 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ट्रक को उस वेलोसिटी के साथ रोकना बहुत मुश्किल होगा, हमें बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए होगी एज कंपेयर टू द कार। क्यों? ट्रक का मास ज्यादा है, कार का मास कम है। इसका मतलब मोमेंटम जो है इसको हम कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन, कि किसी ऑब्जेक्ट में, किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन करने की कितनी क्वांटिटी है या कब तक वो या कितना मोशन वो कर सकता है, ये हमें दो चीजों से पता चलेगा। एक तो उस ऑब्जेक्ट के पास मास होना चाहिए, क्योंकि वो मैटर होगा तो उसके पास मास होगा। दूसरा, उस ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी नहीं होगी तो मोशन नहीं होगा, मोशन नहीं होगा तो मोमेंटम ही नहीं होगा। तो वेलोसिटी और मास, इन दोनों की प्रोडक्ट को हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो हम लिखते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by a body, possessed by a body or product of मोमेंटम कह सकते हैं हम, या इसको लीनियर मोमेंटम कह सकते हैं, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द लीनियर मोशन और मोशन इन वन डायमेंशन, तो इसको लीनियर मोमेंटम कह सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by a body is called as momentum, or in other words we can say that the product of mass and velocity is called momentum or linear momentum. Linear means in one dimension, in one path. Momentum is shown by P। हम इसको P से शो करते हैं, इसके ऊपर एरो रखते हैं, because it is a vector quantity। वेक्टर क्यों है? बिकॉज P मोमेंटम इज इक्वल टू mv, m इज द वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप किसी भी वेक्टर से स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेक्टर ही रहेगा। तो P इज इक्वल टू mv, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अगर इसका हम यूनिट बनाएं, SI यूनिट इज किलोग्राम मास का, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो इट विल बी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और इसको इस तरीके से लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगर हम इसका दूसरा यूनिट बनाना चाहें तो हम कहेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई करें सेकंड दोनों साइड से, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करें सेकंड को, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड।
जिसको हम ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम न्यूटन कहते हैं, न्यूटन डॉट सेकंड, ये हो जाएगा न्यूटन डॉट सेकंड। अदर यूनिट ऑफ मोमेंटम इज न्यूटन सेकंड। इसका दूसरा यूनिट है न्यूटन सेकंड। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम का डायरेक्शन होता है वेलोसिटी का डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज velocities is in velocities डायरेक्शन। मोमेंटम का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होता है। अगर हम फोर्स को डिफाइन करें, जो हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ चुके हैं, फिजिकल ma फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस फोर्स का हम दूसरा फार्मूला भी बना सकते हैं फ्रॉम द मोमेंटम। इस तरीके से वी नो दैट एक्सेलरेशन a is equal to vf minus vi upon t। एक्सेलरेशन का ये फार्मूला है। फोर्स का फार्मूला हमने पढ़ा F is equal to ma। अगर इसमें a की वैल्यू पुट करेंगे mvf minus vi upon t हो जाएगा। इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा mvf minus mvi upon t। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है, फॉर सपोज उसकी कोई भी वेलोसिटी हो, तो उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी होगी, मास तो ऑब्जेक्ट का सेम ही होगा, इनिशियल इसकी वेलोसिटी होगी, तो उसका उस मोमेंटम को हम इनिशियल मोमेंटम pi से शो करेंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो जाए तो हम कहेंगे उसका मोमेंटम चेंज हो गया है, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी चेंज होने से वो चेंज हो जाता है, मास ऑब्जेक्ट का सेम होगा, तो उसको हम फाइनल मोमेंटम कहेंगे। तो mvf इसका मतलब है फाइनल मोमेंटम, mvi इसका मतलब है इनिशियल मोमेंटम। तो हम लिखेंगे f इज इक्वल टू mvf का मतलब है फाइनल मोमेंटम pf और इनिशियल मोमेंटम pi अपॉन t, इसको डेल्टा t भी कह सकते हैं। सो इट विल बी pf माइनस pi, इसका मतलब है चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो इसको कहते हैं फोर्स। इसका मतलब है फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स is equal to time rate of change of momentum। यानी अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज आएगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मोमेंटम में अगर चेंज आए, इसका मतलब वहां पर फोर्स अप्लाई की गई है, वेलोसिटी चेंज होती है, इसका मतलब फोर्स अप्लाई की है, ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन पैदा होती है। तो मोमेंटम में चेंज तब आएगी जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे। इससे हम एक क्वांटिटी अलग भी और भी बना सकते हैं, जिसको हम कॉमनली इंपल्स कहते हैं। इंपल्स क्या है? F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, डेल्टा P को अलग करके लिखूं, डेल्टा P इज इक्वल टू F डेल्टा T, तो फोर्स कितने टाइम के लिए लगती है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज होता है, चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड फॉर सम टाइम इज कॉल्ड एज इंपल्स। या फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स ड्यूरेशन ऑफ एप्लीकेशन। फोर्स कितने टाइम के लिए लगी है और उसकी ड्यूरेशन क्या है, उसकी कितनी ड्यूरेशन है जिसमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या मोमेंटम चेंज हुआ है, उसको हम कह सकते हैं इंपल्स। इसको आई से शो करते हैं, इंपल्स आई। Impulse is force and its duration of application। I is equal to delta P। impulse चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P के बराबर होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, सेम डायरेक्शन होता है मोमेंटम की तरह, यूनिट भी सेम है मोमेंटम की तरह, वेक्टर क्वांटिटी भी है, डायमेंशन भी सेम है मोमेंटम की तरह। I इज इक्वल टू डेल्टा P इज इक्वल टू F डॉट डेल्टा T। फोर्स कितने टाइम के लिए लग रही है ये हमें पता चलता है, जिसको हम इंपल्स कहते हैं।
फोर्स इनटू मोमेंटम। मोमेंटम का अगर आप डायमेंशन निकालें, जो हमने यहां पर नहीं निकाला, तो मोमेंटम का डायमेंशन होगा किलोग्राम को हम m से शो करते हैं, लेंथ मीटर को l से, एंड टाइम को t से, तो mlt इनवर्स इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, तो ये है मोमेंटम का डायमेंशन। तो इम्पल्स के सारे फैक्टर सेम ही हैं, लाइक मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम, बट वी हैव रिटन इट एज अ इम्पल्स। इसको हम इम्पल्स लिखते हैं। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम और फोर्स एंड इट्स ड्यूरेशन ऑफ एप्लीकेशन। अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड होगा, वो सेम होगा। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है जिसमें कोई भी एनर्जी या मैटर इंटर ना हो सके एक्सटर्नली, कोई चीज बाहर से इंटरनल एक्सटर्नली या इंटरनल एक्सटर्नल उसमें ऐड ना हो सके, तो उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम में अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हम कोलिजन कराएं, तो उन कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट्स के इनिशियल मोमेंटम जो कोलिजन से पहले उनका था और उसके बाद जो मोमेंटम उसका होगा वो सेम होगा, कंजर्व्ड होगा, कांस्टेंट होगा, उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट नहीं होगा, सेम ही मिलेगा हमें। इस लॉ को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। ये लॉ दूसरे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और चार्ज, इन दूसरे लॉ की तरह ये भी एक लॉ है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे ऑल मोस्ट फिजिकल रियल लाइफ प्रोसेस के लिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम in an isolated system, total momentum before collision is equal to momentum after कोलिजन। अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, इनिशियल मोमेंटम पी आई इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, या इसको अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर सपोज एक ऑब्जेक्ट का मास m1 है, उसकी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन u1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट m2 उसकी वेलोसिटी ut बिफोर कोलिजन, तो इसका टोटल मोमेंटम जो है इनिशियल मोमेंटम वो बराबर है फाइनल मोमेंटम के, जिसको हम कहेंगे m1 v1 प्लस m2 v2 and v1 are the final velocities, are the velocity after the collision. So initial momentum before collision is equal to final momentum after collision. तो अब हम पढ़ते हैं elastic collision or the collision, elastic collision and inelastic collision. तो हम पढ़ते हैं collisions. collision का मतलब होता है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के नजदीक आए, उनकी नजदीकी की वजह से वो आपस में इंटरेक्ट करें, तो उसको हम कोलिजन कहते हैं। दो किस्म की कोलिजन होती है, एक इलास्टिक कोलिजन होती है, दूसरी इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन हो या इनइलास्टिक कोलिजन, दोनों में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो होता है। इसका मतलब मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर सेम होता है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी अगर सेम हो किसी कोलिजन में, तो उसको हम इलास्टिक कहते हैं। अगर उसमें काइनेटिक एनर्जी सेम ना हो, तो उसको हम इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो इलास्टिक कोलिजन वो होती है जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी बोथ कंजर्व्ड होते हैं, दोनों सेम होते हैं इनिशियल और फाइनल प्रोसेस में। और इनइलास्टिक कोलिजन वो है जिसमें काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम तो सेम होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती, उसको हम इनइलास्टिक कोलिजन करते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा जो हम स्टडी करेंगे वो सिर्फ इलास्टिक कोलिजन करेंगे, इनइलास्टिक कोलिजन नहीं करेंगे। सो इलास्टिक कोलिजन क्या है? इन विच बोथ momentum and kinetic energy are conserved. Inelastic collision क्या है? Momentum is conserved, but kinetic energy is not conserved. इसमें kinetic energy conserved नहीं होती। आगे हम जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ इलास्टिक कोलिजन है और वन डायमेंशन में।
इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन का मतलब है अगर दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करें और उनकी कोलिजन में जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कोलिजन करने से पहले और कोलिजन करने के बाद सेम हो, तो ऐसी कोलिजन को हम कहेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन में अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं कोलाइड कर रहे हैं तो उनकी जो वेलोसिटीज होती हैं वो ये होती हैं v1 plus v1 dash initial velocity of the object first and after second velocity of the object first after the collision and the velocity of object second before collision, velocity of objects after collision। ये एक इक्वेशन उनकी मिलती है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं v1 minus v2 is equal to minus v1 dash minus v2 dash difference of the both the velocities। v1 की वैल्यू velocity after collision of first object and velocity after collision of second object, इसका फार्मूला ये है v1 dash is equal to m1 minus m2 upon m1 plus m2 v1 is the velocity before collision plus 2 m2 v2 upon m1 plus m2। This is the formula for the object or the body after velocity of the first body after collision, and this is the formula to m1 v1 upon m1 plus m2 plus m2 minus m1 upon v2 upon m1 plus m2। ये फार्मूला है for the second object or the body after collision। इनका अगर चार केसेस हम कंसीडर करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर मासेस एंड द वेलोसिटी, तो केसेस है फर्स्ट सपोज अगर केस 1 क्या है, इनको हम कह सकते हैं केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन। केस 1 ये है कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स की मास सेम हो, इफ m1 is equal to m2, दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास सेम हो और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी जीरो ना हो, तो क्या होगा, तो ये होगा कि फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो जाएगी आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट्स क्योंकि इन दोनों का मास सेम है इस वजह से ये अपनी वेलोसिटीज चेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, वो एक दूसरे को दे रहे हैं। सेकंड केस में यही है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास सेम हो, इसमें भी दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास सेम हो, लेकिन यहाँ पर सेकंड ऑब्जेक्ट जो है इसकी वेलोसिटी जीरो है। अगर सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो है तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई वेलोसिटी होगी इनिशियल, लेकिन आफ्टर कोलिजन फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। क्यों? आफ्टर कोलिजन फर्स्ट ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी सेकंड ऑब्जेक्ट को दे देगा, इस वजह से सेकंड ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन जो होती है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी और बिफोर कोलिजन के बराबर होगी, और फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन जो है वो जीरो हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे, इनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएगी क्योंकि इनके मासेस सेम है। तो ये दोनों केसेस थे जहां पर मासेस सेम होते हैं, लेकिन अगर मासेस डिफरेंट हो तो ये तीसरा और चौथा नंबर केस आ जाता है। In case number 3, if mass of object 1 is much greater than the mass of object 2, अगर पहले ऑब्जेक्ट का मास दूसरे ऑब्जेक्ट के मास से बहुत ज्यादा हो और दूसरा जो ऑब्जेक्ट हो वो रेस्ट में हो, तो क्या होगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई वेलोसिटी है और उसका मास भी बहुत ज्यादा है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी और द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन सेम होगी जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी और वेलोसिटी बिफोर कोलिजन थी, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। सेकंड ऑब्जेक्ट उसका मास कम भी है और वो रेस्ट में भी है, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और सेकंड ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन तो जीरो है, लेकिन आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन विल बी इक्वल टू 2 times द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन, क्योंकि सेकंड ऑब्जेक्ट हैज मच स्मॉलर मास देन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। केस नंबर 4 पर आ जाएं। अगर m1 पहला जो ऑब्जेक्ट है वो उसका जो मास है वो बहुत ज्यादा कम हो m2 से, सेकंड ऑब्जेक्ट से, और जो m2 है उसकी वेलोसिटी जीरो हो, वो रेस्ट में हो, तो क्या होगा, m1 जो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कोई ना कोई होगी, v1 होगी, तो उसकी v1 वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी v1 डैश होगी, v1 डैश विल बी इक्वल टू माइनस v1, क्योंकि सेकंड ऑब्जेक्ट हैवी भी है और वो रेस्ट में, फर्स्ट ऑब्जेक्ट छोटा है, जब वो सेकंड ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड करेगा तो वो रिटर्न हो जाएगा, वापस आ जाएगा, और सेकंड ऑब्जेक्ट अब उसी स्टेट में होगा, उसकी वेलोसिटी जो पहले भी जीरो थी बाद में भी जीरो ही होगी, लेकिन इसकी वेलोसिटी माइनस हो जाएगी, डायरेक्शन इसका अपोजिट हो जाएगा, बिकॉज़ द मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। दीस वर द केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब हम पढ़ते हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन हम पढ़ते हैं। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जब दो ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस एक दूसरे के साथ मिलें, उनके सरफेसेस के मिलने की वजह से एक रेजिस्टिव फोर्स पैदा हो जो उन सरफेसेस को मूव करने से रोके, तो इस प्रॉपर्टी को हम फ्रिक्शन कहते हैं।
इस फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी की वजह से जो रेजिस्टिव फोर्स पैदा होती है उसको फ्रिक्शन की फोर्स कहते हैं और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट्स के नेचर पर, मटेरियल के नेचर पर, उनके सरफेसेस के नेचर पर, और ये डिपेंड करती है नॉर्मल फोर्स पर। एक ऑब्जेक्ट का सरफेस दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पर जो फोर्स लगाता है, जहां फोर्स कोई भी सरफेस जो ऊपर लगाता है उसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं, उससे ऊपर ये डिपेंड करती है। इसका अगर बेसिक रीजन कहें कि फ्रिक्शन की फोर्स क्यों होती है, तो ये होती है सरफेसेस की रफनेस की वजह से, सरफेसेस में खराबी की वजह से। अगर हम इसका मॉडर्न व्यू तलाश करें तो ये है कि दरअसल जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं सरफेसेस में किसी भी ऑब्जेक्ट्स के या बॉडीज के, वो जब एक दूसरे के साथ सरफेस मिलते हैं तो उनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के उनके बीच में अट्रैक्शन की फोर्स पैदा हो जाती है। उन फोर्सेस की वजह से उनके बीच में एक कनेक्शन पैदा होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक रेजिस्टिव फोर्स पैदा होती है जो उनको मूव करने से रोकती है। तो इसका बेसिक रीजन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स मूव नहीं कर पाते। तो इट वाज फ्रिक्शन। अब हम इसको लिखते हैं। फ्रिक्शन क्या है? इट इज प्रॉपर्टी of objects when the surfaces of two objects are closer to each other when the surfaces of two objects are closer to each other, if a resistive force is created between surfaces which resists or stops the bodies from moving. Next property is friction and the force. Resistive force is called force of friction. Force of friction depends upon nature of materials or surfaces or objects and normal contact force. किसी भी सरफेस के ऊपर जो फोर्स है उसको नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स पर डिपेंड करती है। फ्रिक्शन इज द कांटेक्ट फोर्स। जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होंगे, मिलेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तब ये फोर्स पैदा होती है। तो ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल्स पर और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। अगर हम इसका फार्मूला बनाएं, द फार्मूला फॉर द फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स और द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। प्रोपोर्शनल की साइन रिमूव करेंगे तो हम कांस्टेंट रखेंगे, इसका कांस्टेंट है म्यू आर। म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू को हम कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू हर सरफेस और दो सरफेसेस जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, उन हर दो सरफेसेस कांटेक्ट में जो होते हैं उनके लिए इसकी वैल्यू अलग होती है, डिफरेंट होती है, जो हमें दी गई होती है। म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इससे पता चलेगा कि फ्रिक्शन की फोर्स कितनी है दो सरफेस के बीच में, और हमें पता चलेगा फ्रॉम द नॉर्मल फोर्स। तो म्यू नेचर को शो कर रहा है किसी भी मटेरियल की, और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एक फोर्स है जो किसी भी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल म्यू इनटू आर। तो डिफरेंट केसेस होते हैं, डिफरेंट फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शंस होती है। जैसा कि अच्छा, इससे पहले हम ये लिखते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन is due to the roughness of surfaces of objects, which is due to attraction or attractive forces between atoms and
molecules of surfaces, atoms and molecules of surfaces। तो ये इसकी वजह से होती है। फ्रिक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसा कि स्टैटिक फ्रिक्शन, जैसा कि काइनेटिक फ्रिक्शन, जैसा कि रोलिंग फ्रिक्शन, जैसा कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है? वो फ्रिक्शन जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो और वो रेस्ट की स्टेट में हो, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो मैक्सिमम हो और वो ऑब्जेक्ट मूव ना कर रहे हो, दोनों सरफेसेस रेस्ट में हो, तो उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करे तो उस मूव करने से जो पहली लिमिट होगी, लास्ट जो फ्रिक्शन की स्टेट होगी, लिमिट होगी, उसको हम नेगेटिव फ्रिक्शन कहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करे, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करे या सरफेस मूव करना शुरू करे, तो उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और अगर एक ऑब्जेक्ट रोल है और स्फीयर है और दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर रोल कर रहा है, तो उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। दीज आर द फोर टाइप ऑफ द फ्रिक्शंस। सबसे कम जो फ्रिक्शन होती है वो रोलिंग होती है और सबसे ज्यादा जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है। सो स्लाइडिंग friction when surfaces of two bodies are in rest, तो स्लाइडिंग इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू आर हो जाएगा। इसी तरीके से लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, फ्रिक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट सरफेसेस बिफोर दे मूव इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन होती है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करना शुरू कर दे। काइनेटिक फ्रिक्शन when one object moves over अदर ऑब्जेक्ट, तो वहां पर जो फ्रिक्शन की फोर्स होती है उसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो फ्रिक्शन की फोर्स जो काइनेटिक होती है, फ्रिक्शन की फोर्स काइनेटिक बराबर होती है म्यू काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू द नॉर्मल फोर्स। और रोलिंग फ्रिक्शन वो होती है जहां पर दो ऑब्जेक्ट्स, रोलिंग फ्रिक्शन when one object rolls over other object, जब वो उसके ऊपर रोलिंग कर रहा हो, एक स्फीयर दूसरे ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर, फॉर सपोज एक बॉल हो, उसको फेंक रहे हैं, तो वो रोलिंग फ्रिक्शन होती है। या टायर मूव करते हैं गाड़ियों के, वो रोलिंग फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन की फोर्स हमें मदद करती है डिफरेंट हमारे प्रोसेस में। विदाउट फ्रिक्शन फोर्स वी कैन नॉट मूव, विदाउट फ्रिक्शन फोर्स वी कैन नॉट ड्राइव, विदाउट फ्रिक्शन फोर्स वी कैन नॉट डू एनीथिंग। इसके कुछ नुकसान होते हैं, लेकिन वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यूल एंड अदर थिंग्स। इसको हम फ्रिक्शन की फोर्स में फार्मूला F इज इक्वल म्यू आर है। अगर हम आर को इक्वल करें, इफ आर इज इक्वल टू W, वेट के बराबर, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो आर विल बी इक्वल टू mg। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का दूसरा जो फार्मूला हो जाएगा F इज इक्वल म्यू mg हो जाएगा। दिस विल बी द सेकंड फार्मूला फॉर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रिक्शन फोर्स।